हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम लोग प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है उस सूत्र को कैसे निगमन किया जाएगा, तो आज इस वीडियो में हम लोग उस सूत्र का जो निगमन है उसे हम समझेंगे कि उसे कैसे करना है। तो आप लोगों से बस केवल इतना कहना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो आप इसको जो है लोगों को शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो सूत्र होता है, अगर उस सूत्र की बात करें तो उस सूत्र का निगमन करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें एक चित्र की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा, हम आपको चित्र बताने जा रहे हैं कि आप जो है कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए, हमारे पास यहाँ पे एक प्रिज्म है, हम आपको बना के दिखा रहे हैं। ये हमारे पास एक प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस प्रकार से इसको बना दिया है, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक प्रिज्म है और देखिएगा, इसका नाम दे देते हैं ए, यहाँ पे दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। ये हमारे पास प्रिज्म है। यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है यानी ए बी और ए सी, ये आपके दो अपवर्तक पृष्ठ हैं और ए जो है वो प्रिज्म का कोण है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम प्रकाश को इस पे डालेंगे, ये हमारे पास इसको प्रकाश हम लोग इस पे डालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, जब ये प्रकाश इस पे पड़ेगा तो इस किरण को हम क्या बोलेंगे, आपतित बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आपतित। आपतित का मतलब होता है प्रकाश का गिरना। यहाँ पे देखिएगा, प्रकाश इस पे गिरा है, ठीक है। जब प्रकाश यहाँ पे इसके ऊपर आपतित हुआ तो इसका मतलब ये आपतित किरण हो जाएगी। तो ये प्रकाश किरण को आपको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाने के बजाय ये आपकी सीधी हो गई, यानी कि अभिलंब की ओर झुक गई। और झुकने के बाद यहाँ पे देखिएगा, इस प्रकार से ये आपकी क्या हो जाएगी, निर्गत किरण हो जाएगी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपकी जो किरण होगी इसको हम लोग बोलते हैं निर्गत, ठीक। ये आपतित किरण है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे, ठीक है। यानी कि जिस माध्यम से प्रकाश गया उसी माध्यम से देखिए वापस आ गया, तो ये चीज निर्गत हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे। एक हमने अभिलंब ऐसे डाल दिया, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक अभिलंब हमने ऐसे डाल दिया यहां से, और एक अभिलंब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। एक अभिलंब हमने इस ओर डाल दिया, डालने के बाद देखिए ये दो अभिलंब है और यहाँ पे हम लोगों ने अभिलंब को इस प्रकार से डाला है कि ये एक दूसरे पर मिल जाएं। इस प्रकार से हमने अभिलंब डाल दिया। अभिलंब डालने के बाद यहाँ पे देखिएगा, हम क्या करेंगे, आपतित किरण को आगे बढ़ाते जाएंगे। मेरी बात को आप समझिएगा, आपतित किरण को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और निर्गत किरण को यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा इसको मैं ऐसे बना दें क्योंकि ये आपतित किरण है, आपको दिखाई पड़े। देखिए दिखाई पड़ रहा है, ऐसे गई फिर ऐसे हो गई, सीधा अभिलंब की ओर जुड़ गई, फिर निर्गत हो गई। यानी ये आपकी क्या है, आपतित किरण है। यहाँ पे लिख भी देते हैं आपतित, ठीक। आपतित का मतलब ये आपतित किरण आपकी हो जाएगी, ये निर्गत हो जाएगी। अब आगे देखिए, अब आपको यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे हमने क्या किया, आपतित किरण को हम आगे ले जाएंगे और निर्गत किरण को हम पीछे की ओर ले जाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पे आपतित किरण को हम आगे की ओर ले गए और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में जो आपका कोण होगा उसका नाम हो जाएगा डेल्टा। क्या नाम हो जाएगा, डेल्टा। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से हमने लिखा हुआ है सिंबल, इसे बोलते हैं डेल्टा। अब देखिएगा, यहाँ पे जब प्रकाश की किरण जब इस पे गिरेगी तो यहाँ पे आपको ये कोण जो होगा इसको बोलते हैं I1।
आपतन कोण होता है, यानी कि I1 आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका अंदर की ओर बनेगा इसको कोण बोलते हैं अपवर्तन। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये R1 कोण है, ये I1 कोण है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बाहर की ओर आप जान चुके होंगे, यहाँ पे देखिए बाहर की ओर I1 कोण है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, I2 हो जाएगा। और इधर बात करें तो ये आपका बन जाएगा R2। इतना आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी ये I1 है और ये आपका क्या है, R1 है। यहाँ पे I2 है, यहाँ पे आपका क्या है, R2 है, ठीक है। I2 और ये R2 हो गया। अब चलिए इसका नामांकन कर देते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं यन, इसको नाम दे देते हैं यम। यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं पी, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको नामांकन करना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं एस, यहाँ पे देखिएगा एल लिख देते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे लिख देते हैं नाम, यहाँ पे डाल देते हैं क्यू, ठीक है। यहाँ पे जो अभिलंब है यहाँ पे नाम डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ पे नाम डाल देते हैं, यहाँ पे चलिए एक अक्षर मान लेते हैं यू। इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे कह देते हैं, ये आपको यू दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस वाले पॉइंट को आप मान लीजिए, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं ये आपका पॉइंट है यन। तो एक बार हम फिर से आपको चित्र को समझाना चाहेंगे। ये आपकी आपतित किरण है एमपी, फिर आपका क्या हो गया पी क्यू, या विलंब की ओर झुक गया पी क्यू, फिर आपका क्या है क्यू एन, क्यू एन, इसको हम क्या बोलेंगे, निर्गत किरण बोलेंगे। मेरी बात आप समझ में आ रही है? क्यू एन निर्गत किरण है। फिर हमने क्या किया, इस पे अभिलंब डाला है, यानी एनएस एक प्रकार का। थोड़ा यहाँ पे नाम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नाम दे देते हैं, यानी यहाँ पे अगर नाम डालें तो यहाँ पे अगर नाम लिखना चाहोगे तो यहाँ पे लिख देते हैं डी, कुछ भी लिख लीजिए। यहाँ पे हमने डी मान लिया, तो यहाँ पे देखिएगा एनएस और एस यू, ये दो क्या है, अभिलंब है। एनएस ये आपको दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे यूएस दो अभिलंब है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपतित किरण को हम यहाँ पे बढ़ाते गए, डॉट डॉट आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और निर्गत किरण को पीछे क्यों बढ़ाते गए, तो इन दोनों के बीच को क्या, इन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो डेल्टा होगा, यहाँ पे मान लिया गया। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ये प्रिज्म का कोण है। ए बी और ए सी दो अपवर्तक पृष्ठ हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे की जो प्रतिक्रिया है उसे हम लोग समझेंगे। तो देखिएगा, अब हम लोग यहाँ पे इसका हल करेंगे प्रिज्म के अपवर्तनांक का। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो देखने वाली बात है सॉल्यूशन। यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज आपको दिखाई पड़ रहा है, कौन, पी क्यू यल, एक त्रिभुज आपको दिखाई पड़ा पी क्यू यल। यानी कहने का मतलब है आपको इस प्रकार से आकृति दिखाई पड़ रही होगी, इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे यल है, यहाँ पे यल लिख दिया, यहाँ पे आपको पी दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हम पी लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा होगा बेटा, यहाँ पे आपको क्यू दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया। अब देखिएगा, अगर हम तुमसे कहें तो ये जो कोण है तो इन दोनों के कोण के योग के बराबर होगा, यानी डेल्टा है, यहाँ पे x और y लिख दिया, यानी बहिष्कोण है, यानी डेल्टा है LPQ में बहिष्कोण है। बहिष्कोण जो होता है अंदर बने दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि डेल्टा बराबर x प्लस वाई हम लिख सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यानी देखिएगा, यहाँ पे आपका ये डेल्टा है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि जो डेल्टा होगा ये बहिष्कोण है, तो x प्लस वाई के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो डेल्टा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं LPQ, ये वाला जो एंगल P वाला है LPQ, और फिर यहाँ पे LQ और यहाँ पे आपका P, ये दोनों जो एंगल होंगे ये आपके क्या होंगे, इन दोनों के योग के बराबर होगा, किसके, डेल्टा के बराबर होगा, ठीक है। एक बार थोड़ा हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए त्रिभुज बना दिया गया, और बनाने के बाद यहाँ पे जो ये वाला एंगल है इसको डेल्टा कह दिया गया। अब यहाँ पे जो इसको एंगल है, यहाँ पे नाम दे देते हैं यस और यहाँ पे नाम दे देते हैं वाई। तो अगर डेल्टा का अगर मान निकालोगे ना, तो डेल्टा बराबर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, यानी जो बहिष्कोण है त्रिभुज के अंदर बने दोनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये डेल्टा बराबर x प्लस वाई हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपको डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे LPQ। तो
तो यहाँ पे आपको मालूम क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो एंगल है वो डेल्टा है, यहाँ पे x और y है, तो डेल्टा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई लिख सकते हैं। बताइए लिख सकते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा। यानी जो डेल्टा होगा एल पी क्यू पी के क्या होगा, योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे वो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एल पी क्यू में डेल्टा क्या है, डेल्टा आपका क्या है, बहिष कोण है। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा बहिष कोण है। मेरी बात को आप समझिएगा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, त्रिभुज एल पी क्यू में डेल्टा जो है वो आपका बहिष कोण है। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम आप लिखेंगे क्या, वो देखिए। यानी कि हम डेल्टा बराबर क्या लिख सकते हैं, वो आप लोग नोट करिए। यानी डेल्टा बराबर आप क्या लिख सकते हो, यानी कि एल पी क्यू, यानी कहने का मतलब है आपका एक बार पी बीच में आना चाहिए और एक बार क्यू बीच में आना चाहिए। तो एल पी क्यू, तो यहाँ पे लिखोगे एल पी क्यू। एक तो ये एंगल हो गया, बीच में पी है तो पी वाला आपका मेन है एंगल। अब यहाँ पे देखिएगा एल क्यू पी, यानी कहने का मतलब है कोण एल क्यू पी लिख दिया। देखिए यहाँ पे जो डेल्टा होगा वो आपका बराबर होगा एल पी क्यू, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल क्यू पी। इन दोनों के योग के क्या होगा, बराबर होगा। इतना करने के बाद जब आपका इतना हो जाएगा, अब आगे देखिए हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, उसको बहुत कायदे से समझिएगा। बेटा ये बहुत ही आसान प्रूफमेंट है, कुछ नहीं है, बस केवल आप इसको अगर समझ गए तो आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको एल पी क्यू, यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिएगा हम यहाँ पे कुछ चीज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, जैसे कि एल पी एस, यानी कि इस प्रकार से डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा होगा एल पी एस, और बीच में आपका इस प्रकार से सिस्टम है, ये डॉट लाइन है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यल लिखा हुआ है, मेरी बात को आप अच्छे से समझेंगे, यल लिखा है, यहाँ पे आपका पी है और यहाँ पे आपका क्या है, यस है। यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं, R1। मेरी बात को समझिए, इतना लिखा है कि नहीं लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अब देखिए हम इस चीज को क्या कर सकते हैं, यल पी एस, जिस प्रकार से ये होगा उसी प्रकार से इधर का विभाग लिया जाएगा, एल पी एस। तो देखिएगा कोण एल पी एस बराबर एल पी एस, ये पूरा कोण है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं क्यू, जैसे एल पी क्यू यहाँ पे एस। तो देखिएगा एल पी एस जो है वो दो भागों में बटा है, एक तो भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एल पी एस। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर में एल पी क्यू, यानी कहने का मतलब है एल पी क्यू, एक ये भाग हो गया और दूसरा भाग क्या है, क्यू पी एस। मेरी बात आप समझ रहे हैं, यानी क्यू पी एस। नहीं समझे, देखिए यहाँ पे एल पी एस, इसको लिख देंगे यहाँ पे एल पी क्यू, तो एल पी क्यू एक भाग हो गया, क्यू पी एस, यानी एल पी एस जो है वो एल पी क्यू पी एस, ये दोनों भागों के योग के क्या है, बराबर है। मेरी बात समझ में आई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल पी क्यू का मान निकालेंगे। यहाँ पे देखिएगा एल पी एस हमने ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे देखिएगा क्यू पी एस को आप इधर लाओगे या फिर अभी ना लाओ, एल पी क्यू हो गया क्यू पी एस क्या है, R1 है कि नहीं है, बिल्कुल R1 है, क्यू पी एस। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, R1 लिख देंगे, R1 को आप इधर लाओगे तो यहाँ पे एल पी एस, R1 को आप इधर जब लाएंगे तो आपका ये काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। तो बताइए एल पी क्यू का मान निकला, बिल्कुल सही है, सही बता रहे हैं। यहाँ पे एल पी क्यू है तो क्या लिख सकते हो, तो देखिए एल पी क्यू आ गया, तो इधर आपका डेल्टा चल रहा था, तो एल पी क्यू के स्थान पर लिखेंगे कोण एल पी एस, माइनस का क्या है आपका R1 है। इसको हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट बंद कर देंगे, कोई डाउट तो नहीं रहा, कोई डाउट नहीं होगा। अब चलिए ये तो बात हो गई LPS की तरफ की, अब बात करते हैं LQS की तरफ की। तो बताइए अगर हम इधर का भाग लिखना चाहेंगे तो बताइए क्या लिखोगे, LPS माइनस R1 हो गया, LPS R1 आपको हमने करके दिखाया, प्लस का निशान लगाओगे, और यहाँ पे LQ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, LQP। देखिए LPQ के स्थान पे हम ये लिख सकते हैं LPS माइनस R1, मैंने आपको करके दिखाया, आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे क्या LQP, तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, LQS,
मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि जब LPQ था तो LPS में से R1 को माइनस किया गया, अब यहाँ पे LQS, ठीक, तो LQS में से क्या माइनस होगा बताइए, मुझे उम्मीद है बताने में सक्षम होंगे। यानी कोड L आपका हो गया और यहाँ पे Q लिख देंगे और यहाँ पे क्या है यस और माइनस का निशान, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे R2 लिख दोगे। बताइए समझ में आया? यहाँ पे LPS में से R1 को माइनस किया गया और इस साइड में LQS में से क्या करेंगे R2 को माइनस करेंगे। इतना जब आप जान चुके हैं तो आगे की प्रतिक्रिया देखिएगा, बहुत ही अच्छी रहेगी। LPS तो बताइए ये शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ पे इस प्रकार से कटिंग बना हुआ है, ये देखिए तो यहाँ पे आपको लिखा है यम, यहाँ पे आपका क्या है P, यहाँ पे आपका यम दिखाई पड़ रहा है, एक साइड की बात कर रहे हैं LP, यहाँ पे LPS, तो ये वाला एंगल जो होगा इसके बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण है, आप जानते होंगे पिछली क्लासों में पढ़ा होगा, तो बताइए ये वाला एंगल जो होगा इसके क्या होगा बराबर होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखिए LPS तो LPS किसके बराबर है MPN, हम लिख रहे हैं डायरेक्ट लिख देंगे LPS जो है वो MPN के बराबर है, यानी कि LPS के स्थान पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं I1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। यानी LPS और MPN यानी NPM और LPS ये दोनों आपके शीर्षाभिमुख कोण हैं, यानी कि इसके स्थान पे ये एंगल और इसके बराबर होगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिख देंगे I1 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये पूरा एंगल लिया गया है ना, ये पूरा एंगल जो है NPM के बराबर, तो I1 लिखोगे तो I1 हो जाएगा, माइनस का निशान हम R1 लिख देंगे, यहाँ पे प्लस लगा दोगे, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। LQS, L यहाँ पे Q है, यहाँ पे यस है, तो बताइए LQS है तो आपका ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है इस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे I2 माइनस का R2। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1, इसको हम क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। मानने के बाद अगर हम आगे हल करेंगे तो वो ये हम एक चतुर्भुज लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं चतुर्भुज। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक चतुर्भुज आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे लिख दीजिए चतुर्भुज। चतुर्भुज कौन सा है APSQ, 4 पॉइंट, जब 4 पॉइंट है तो आपका चतुर्भुज ही तो होगा। क्या लिखेंगे AP, यहाँ पे लिखे चतुर्भुज AP, यहाँ पे लिखेंगे यस और फिर क्या है Q। चतुर्भुज APSQ में ये हमने चतुर्भुज ले लिया, जो भी क्रियाकलाप करेंगे इस चतुर्भुज के अंदर करेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग आप जानते होंगे 360 अंश होता है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं, ये तो आपने पिछली क्लासों में भी पढ़ रखा होगा, है नहीं? तो यहाँ पे देखिएगा तो चतुर्भुज में यहाँ पे आपके 4 पॉइंट हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार A को बीच में लाएंगे, एक बार P को बीच में लाएंगे, एक बार Q को लाएंगे, एक बार S को लाएंगे। कैसे वो दिखाते हैं, PAQ, चाहे आप QAP लिखें चाहे PAQ लिखें, कोई डाउट नहीं, परेशान ना होइए। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण PAQ प्लस PAQ हो गया। अब देखिए दूसरा ले लेते हैं, तो बीच में आपको P लाना है, चाहे APS लिखो चाहे SPA लिखो, तो चलिए लिख लेते हैं SPA लिख देते हैं, मजा आ जाएगा, यानी कि SPA। तो यहाँ पे लिखोगे कोण SPA, ठीक। अब यहाँ पे काहे का निशान, प्लस का निशान। अब आगे देखिए यहाँ पे प्लस का निशान लगा देंगे। अब आगे देखो यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे बीच में Q आना चाहिए, AQS, चाहे आप SQA लिखें चाहे आप क्या लिखेंगे AQS प्लस, अब देखिए बीच में आपको S लाना है, PSQ, यहाँ पे लिखेंगे PSQ बराबर आप क्या लिखेंगे 360। ये भी समझ गए होंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। एक बार A आ गया बीच में, एक बार P आ गया, एक बार Q आ गया, एक बार S आ गया, 360 हुआ कि नहीं हुआ। अब PAQ, इसका मान क्या है A, इसको हम क्या करेंगे A, इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे A लिख सकते हैं, यानी क्या है यहाँ पे इसके स्थान पे A लिख दिया। अब SPA, तो देखिए यहाँ पे एक रेखा खींची है, मेरी बात तो आप समझे। अब आगे देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, इस पे एक लंब पड़ा है, तो बताइए
ये आपका अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर लंब पड़ा है, यानी अभिलंब पड़ा था, तो ये कोण कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। बिल्कुल होगा। मेरी बात समझ में आ रही? एपीएस ये कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा, क्योंकि आप जानते हैं जैसे माना कि रेखा आपकी तिरछी खींची हुई है, आपका दिमाग लगाइएगा और अभिलंब पड़ गया, तो ये 90-90 होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब है एपीएस, तो यहाँ पे क्या कहोगे? यहाँ पे 90 अंश लिख देंगे। आगे देखिए यहाँ पे AQS, तो AQS बिल्कुल ठीक ऐसे ही आपको दिखाई पड़ रहा होगा। ये आपकी अपवर्तक पृष्ठ है, इसका अभिलंब डाला गया, तो आपका कितना होगा? 90 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो AQS के स्थान पे हम क्या लिखेंगे? 90 अंश लिखेंगे। PSQ भैया मालूम नहीं है तो क्या करेंगे? ऐसे ही लिखेंगे और यहाँ पे 360 लिखोगे। मेरी बात आप समझे? अब यहाँ पे देखिए A प्लस 90-90 आपका 180 होता है। यहाँ पे क्या करेंगे? 90-90 आप जोड़ देंगे, 180 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे PSQ, यहाँ पे बराबर लगाएंगे, यहाँ पे 360 लिख देंगे। ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? A प्लस यहाँ पे लिखेंगे कोण PSQ बराबर 360। क्यों? समझे? यहाँ पे 180 को आप बेटा उधर ले जाओगे तो काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे A प्लस कोण PSQ 360 में से आप 180 को माइनस कर दो तो सिंपल सी बात है, कितना बचेगा? यहाँ पे 180 बचेगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं? PSQ का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 180, यहाँ पे 180 की तरफ आप A ले आएंगे, यानी PSQ बराबर 180 माइनस A हम लिख सकते हैं। इसको आप बॉक्स में लिख दीजिए वरना भाग जाएगा, इसको आप बॉक्स में लिख देंगे, इसका काम लगेगा। चलिए आगे की प्रतिक्रिया जो भी होनी है वो हम आपको बताते हैं साइड में। तो चलिए यहाँ पे चतुर्भुज भी ले लिया, एक त्रिभुज भी हो गया, अब एक त्रिभुज बचा है, कौन सा? PQS, एक त्रिभुज आपका बचा है PQS, तो यहाँ पे लिखेंगे, वो देखिए क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे त्रिभुज लेंगे तो आप क्या करेंगे? इसके बाद आप क्या करेंगे? इधर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एरो बना दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज क्या है? PSQ में। कौन सा त्रिभुज ले लिया? PSQ में। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक बार बीच में P आना चाहिए, एक बार S आना चाहिए, एक बार Q आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे QPS, यहाँ पे लिखेंगे QPS, एक कोण हो गया। यहाँ पे लिखेंगे PSQ, यहाँ पे लिखेंगे PSQ, एक आपका ये हो गया। फिर लिखेंगे SQP, यहाँ पे लिखेंगे SQP बराबर क्या लिखेंगे? 180 अंश। बताइए मेरी बात समझ में आई? यहाँ पे देखिए PSQ एक त्रिभुज है, यहाँ पे QPS लिख देंगे, यहाँ पे PSQ लिख दोगे। अब यहाँ पे PQS, यहाँ पे देखिए एक बार P बीच में आ गया, एक बार S बीच में आ गया, एक बार Q बीच में आ गया। आप लिखो चाहे जो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। आप SPQ लिखो, ठीक है, चाहे आप QPS लिखो, बात ही कही है। PQS लिखो, क्योंकि अक्सर बच्चों के दिमाग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है, हमारे भी दिमाग में पहले था, अब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना हो गया। इतना करने के बाद यहाँ पे QPS है, यहाँ पे देखिए QPS कितना है? R1, यहाँ पे R1 लिख देंगे। PSQ कितना है आपका? PSQ भैया नहीं मालूम, देखिए मालूम है, PSQ का मान निकाला है बेबी। यहाँ पे क्या लिखोगे? 180 माइनस का A प्लस SQP। यस, यहाँ पे PSQ का मान कितना दे रखे थे, तो 180 माइनस A हो गया। यहाँ पे SQP कितना है? यहाँ पे आपका R2 मान है, बराबर में क्या लिखेंगे? 180। यहाँ पे 180 कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा। बीच में बराबर का निशान है, इधर लेफ्ट की ओर यहाँ पे 180 प्लस का है, इधर 180 प्लस का है। जब चिन्ह समान होते हैं और बीच में बराबर होता है, कैंसिल हो जाते हैं। समझे कि नहीं समझे? समझ गए होंगे भैया, बहुत दिमाग की आप लोग। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे R1, यहाँ पे आपका क्या चल रहा है? R2। एक को आप उधर ले जाएंगे तो काहे का होगा? प्लस। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इतना करने के बाद यहाँ पे बहुत ही सुंदर यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, वो ये है अल्पतम विचलन की स्थिति में। क्या लिख दिया भैया? अल्पतम विचलन की स्थिति में। और अल्पतम विचलन की स्थिति का मतलब ये होता है, यानी कहने का मतलब है डेल्टा को हम डेल्टा M लिख सकते हैं, और यहाँ पे
आपतन कोण जो यहाँ पे I1 I2 भिन्न भिन्न है, इनको हम केवल I लिख सकते हैं और R1 R2 जो आपको दे रखा है उसको केवल हमने R मान लिया। यानी अल्पतम विचलन की स्थिति में इसका मतलब यह हुआ डेल्टा को हम डेल्टा M लिख सकते हैं, I1 बराबर I2 को हम I लिख सकते हैं, R1 R2 को R लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे छोटी सी हिंदी, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पे देखिएगा समीकरण जो 1 है तो यहाँ पे आपको हम उतार के दिखाई देते हैं तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा डेल्टा बराबर यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हुआ है, थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे। यहाँ पे देखिएगा पहले हम उतार देते हैं I1 माइनस, यहाँ पे हमने R1 लिख दिया, यहाँ पे काहे का निशान आपका है प्लस का, यहाँ पे आप प्लस लिख देंगे। ठीक, यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा I2 माइनस, आपको दिखाई पड़ रहा R2। हमने समीकरण 2 को पूरा पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने समीकरण 1 को यहाँ पे राइट किया हुआ है जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। अब समीकरण 1 को इधर उतारते हैं। समीकरण 1 भैया कहाँ है, इधर लिखा हुआ है R1 R2 बराबर 1 लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पे I1 है, I1 के स्थान पे आप I लिखेंगे ओनली, क्योंकि I1 की जगह पर और I2 की जगह पर I लिख सकते हैं। R1 के स्थान पे केवल R लिख देंगे, यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे आप I लिखेंगे, यहाँ पे केवल R लिखेंगे। I आपका कितना होता है, यहाँ पे होता है 2I, क्या होता है 2I, R कितना होता है माइनस का 2R हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए R1 प्लस R2 के स्थान पे R हो गया, R2 का मान कितना हो गया R, यहाँ पे हम A लिख देंगे। R कितना होता है 2R बराबर है, R का मान जब निकालोगे तो कितना आएगा A/2 आएगा। कितना आ जाएगा A/2 आ जाएगा। थोड़ा छोटा लिख रहे हैं आप, जरा जो है क्वालिटी को बढ़ाइए वीडियो की, तब देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा। ठीक है, R का मान A/2 आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा हम मिटाना चाहेंगे क्योंकि जो जरूरी है वह आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं, आप लोगों ने राइट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्क्रीनशॉट लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत आपका आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, इतना इरेज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए इतना मिटा दिए हैं। अब ऊपर आपको समझाते हैं, बाकी तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए इधर R का मान A/2 आया है, यहाँ पे डेल्टा बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा बराबर, हाँ 1 मिनट ये है, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा इस चीज को हम इधर हल कर देते हैं। चलिए यहाँ पे ऊपर हल कर देते हैं, थोड़ा आप अच्छे समझेंगे तो और अच्छा रहेगा। यहाँ पे I1 यानी कि यहाँ पे डेल्टा है, तो डेल्टा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा M लिख सकते हैं, बहुत जरूरी है। यहाँ पे डेल्टा M कर दिया, यहाँ पे बराबर, आप बराबर लगा देंगे। यहाँ पे I1 आ गया, I1 के स्थान पे I, और यहाँ पे R1 के स्थान पे R, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे देखिएगा I2 के स्थान पे आप I लिखेंगे, यहाँ पे I2 के स्थान पे R लिखेंगे। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया। यहाँ पे डेल्टा M बराबर I कितने होते हैं 2I। यहाँ पे आप अगर आप ऐसे नहीं समझते थोड़ा, क्योंकि बायो वालों को दिक्कत होगा, यहाँ पे I माइनस R और प्लस I माइनस R। यहाँ पे देखिएगा डेल्टा M, यहाँ पे I आपका होता है 2I, R आपका 2R होता है। यहाँ पे देखिएगा हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे, वो ये है R के स्थान पे A/2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे गुणे में लिखेंगे A/2, 2 काट देंगे। यहाँ पे डेल्टा M बराबर आपको 2I माइनस का A आ जाएगा। इस A को आप इधर लाएंगे, तो यहाँ पे जब इधर लाएंगे तो काय का हो गया भैया, प्लस का हो गया। यहाँ पे बराबर में आपको 2I लिखना है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, I का मान यहाँ पे प्राप्त करेंगे, और I का मान हमें क्या प्राप्त होगा वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे जब I का मान निकालोगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त होगा A प्लस डेल्टा M, इसके बटे में क्या आएगा 2, यानी कि हमें I का मान पता चल चुका है। ठीक है, और यहाँ पे हमें R का मान पता चल चुका है। तो देखिएगा आगे की प्रतिक्रिया ये है, आपको हमने स्नेल का नियम पढ़ाया था, स्नेल के नियम से आपने स्नेल के नियम से आपने पढ़ा भी होगा। स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या था, फार्मूला n बराबर सूत्र होता है साइन I और बटे साइन का R। ये आपने बहुत पहले ही पढ़ रखा हाई स्कूल में। यहाँ पे आपको साइन दिखाई पड़ रहा है, I के स्थान पे हम लोग लिखेंगे डेल्टा M और बटे में 2, पूरे पर बटा खींच देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे R के स्थान पे क्या लिखोगे A/2, काय का निशान बराबर का, यहाँ बराबर में क्या चलेंगे n लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे इसी सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र बोलते हैं।
यानी प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 और साइन a बटे 2। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पे हमने आज की जो वीडियो हमारी थी वो ये थी, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए हमें सूत्र निगमन करना था, तो मैंने आपको करके दिखा दिया है। और सूत्र आपका n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 साइन a बटे 2, ठीक है। और आपसे बस केवल इतना कहना चाहेंगे, आप सभी लोग हमारा सपोर्ट करिए, क्योंकि हम जो है YouTube पर बड़ी से बड़ी क्लासों को आप लोगों को देना चाह रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर कम है, इसी वजह से हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। हालांकि कोई ज्यादा कम नहीं है, थोड़ी कुछ कम है। आपका जो है मार्गदर्शन अगर रहा तो हम बहुत जल्दी जो है आगे की प्रोग्रेस करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन यही रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए, इससे बहुत ही हमें हिम्मत मिलती है आगे, जैसा कि आगे की वीडियो बनाने के लिए। जब आप एक लाइक करते हो तो मुझे बहुत हिम्मत बनती है कि हम आगे की वीडियो और बना सकें, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो जो होगी हम आपको कुछ नया ही आपको समझाएंगे। धन्यवाद।